बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है और हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का। लास्ट लेक्चर में हमने सीपीयू के मतलब पढ़ा था कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और सीपीयू कैसे वर्क करता है, जिसमें हमने एएलयू, सीयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के मतलब हमने तफसील के साथ डिस्कस किया था। आज हम मेन मेमोरी जिसमें रैम है, डी रैम है, एस रैम है और उसके बाद रोम और टाइप्स ऑफ रोम है जिसमें पी रोम है, ई पी रोम है और डबल ई पी रोम है और कैशे के मतलब पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेन मेमोरी की तरफ कि मेन मेमोरी क्या है। मेन मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज्ड। कि मेन मेमोरी एक बहुत अहम हिस्सा है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि डाटा को स्टोर करता है, किसके लिए कि बाद में डाटा को यूज़ किया जा सके। It is also known as working area of a computer system. A computer cannot work without main memory. और यानी कि ये है कि मेन मेमोरी के बगैर सिस्टम जो है ना वो वर्क भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर की वर्किंग के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर। अब आगे आ जाते हैं इसी के स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी कि मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। मेन मेमोरी इन दी मॉडर्न कंप्यूटर इज बिल्ड इन दी फॉर्म ऑफ अ चिप। के जो आजकल के कंप्यूटर आ रहे हैं ना उसमें एक सब्ज कलर की चिप टाइप की लगी होती है जिसे कि हम कहते हैं मेन मेमोरी। दिस चिप इज मेड ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। दिस चिप कंसिस्ट ऑफ 1000 और मिलियंस ऑफ सेल्स। ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट। अच्छा, एक तो ये इसमें ये कह रहा है कि ये जो चिप है वो सेमीकंडक्टर होती है, यानी कि एक तो होता है ना कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट आसानी से गुजर सकता है, ठीक है, जैसे कि हमारी ये बिजली की वायर्स है, ठीक है। और एक होता है इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक की कोई चीज़ जिसमें से करंट नहीं गुजरता। एक होता है इंसुलेटर, ना वो बेस्ट एक कंडक्टर होता है और ना ही वो एक बेस्ट इंसुलेटर होता है। इस तरह की किसी चीज़ से इसे बनाया जाता है और इसके अंदर 1000 या मिलियंस के करीब सेल्स होते हैं और हर सेल जो है ना वो 1 बिट को स्टोर करता है। दिस सेल इज मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। आप लोगों को पता है कि 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। द कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इसका 1 बाइट, ठीक है ना। तो वो जो मेन मेमोरी कामकारी होती है उसमें 8 बिट्स का ग्रुप होता है। 1 ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है उसी से रिलेटेड थी कि 8 बिट का ग्रुप होता है और वो ग्रुप मिलके 1 बाइट बनाता है। Each byte in the memory is assigned a unique number. This number is known as address of the byte. और नेक्स्ट जो बात है वो यही कि इस मेमोरी के अंदर जो है ना जो एक बाइट बनती है उसे वो एक यूनिक नंबर जो कि किसी और का नहीं होता उसे असाइन करता है, जिसको हम एड्रेस कहते हैं। असेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी असेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। A CPU and other components can access any byte of main memory by specifying its address. Different types can be accessed randomly. The memory is built from electronic components. Accessing any part of memory takes equal time. अच्छा, इसमें ये है कि जो मेन मेमोरी है सारी बात है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। इसके बगैर ये आपका सिस्टम चलता नहीं है और ये डाटा को फैच करने, डाटा को लोड करने और एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए बहुत अहम किरदार
ये जितनी कंपैटिबल होगी सिस्टम के साथ उतना सिस्टम बेहतर काम करेगा। नो मैकेनिकल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन डाटा इज एक्सेस फ्रॉम मेन मेमोरी। वो कह रहा है कि कोई किसी किस्म की कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती है जिस वक्त डाटा जो है वो एक्सेस किया जाता है मेन मेमोरी में। That is why the main memory is very fast as compared to other storage devices such as magnetic disk etc. तो ये बात कि मेन मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है कि अदर जो होती है जैसे मैग्नेटिक डिस्क जिसे कि हम सीडी वगैरह दूसरी डिस्क वगैरह होती है उनकी निस्बत ये मेन मेमोरी जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही होती है और उनसे ज़्यादा तेज़ काम करती है। इसकी दो टाइप्स हैं जिनमें एक है रैम और दूसरी है रोम। अब हम रैम के मतलब डिस्कस करेंगे कि रैम होती क्या है। रैम के मतलब ये मदरबोर्ड के ऊपर ही जहाँ पे प्रोसेसर लगा होता है थोड़ा सा साइड पे, अगर आपको याद होगा जिस वक्त मैंने दिखाया था तो एक स्टिक सी दिखाई थी छोटी सी सब्ज कलर की, तो उसे हम रैम कहते हैं। रैम का जो एब्रीवेशन है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इज एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। रैम इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली। रैम के अंदर ये डायरेक्टली जो है वो डाटा को इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है वो टेम्परेरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम ऑफ हो जाता है तो इसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, इसके अंदर परमानेंटली स्टोरेज नहीं होती। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स दैट इट कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। यही बात मैं पहले आपको बता दी है कि जैसे ही सिस्टम टर्न ऑफ होगा इसके अंदर जितनी भी कोई डाटा वगैरह जो भी स्टोर है वो लॉस हो जाएगा। रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। CPU जो है वो रैम से ही डाटा को रीड करेगा और रैम पे ही डाटा को राइट करेगा। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय इट बीइंग एग्जीक्यूट। ये बात आपको मैं पहले भी इससे बता चुका हूँ कि ये डाटा को और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए स्टोर करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज, और इसी को ही हम मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। आगे रैम की दो टाइप्स हैं कि रैम इज बिल्ड बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स के दो तरह की है, एक है डी रैम और एक है एस रैम। अब हम पहले डी रैम की तरफ आते हैं कि डी रैम की एब्रीविएशन है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a type of memory that is used in most computer। जैसे कि इस तरह की जो रैम जिसे कि डी रैम कहते हैं कि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स में मैक्सिमम कंप्यूटर्स में इसी तरह की जो है ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इट इज़ द लेटेस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। ये जदीद और जारी बात है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है जो पुरानी रैम से उनकी बनस्बत। DRAM requires an electronic current to maintain its electric state. The electric charge of DRAM decreases with time that may result in loss of data। यानी कि जैसे ही डाटा लॉस होगा उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का रिजल्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। DRAM is charged or refreshed again and again to maintain its data। DRAM को हम चार्ज करेंगे और बार बार रिफ्रेश करेंगे जो कि उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसे मेंटेन करने के लिए। दी प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज बीइंग रिफ्रेश, दैट इज व्हाई इट इज अ स्लो। अब आ जाते हैं हम एस रैम की तरफ। एस रैम की एब्रीविएशन है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम की एक मतलब फिर आप एब्रीविएशन सुन लें कि एस रैम की एब्रीविएशन है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग।
कि ये बगैर किसी फ्रीक्वेंट चार्जिंग के डाटा को स्टोर करेगा। CPU does not need to wait to access data from SRAM during processing. That is why it is faster than DRAM. It utilizes less power than DRAM. SRAM is more expensive. It is normally used to build a very fast memory known as cache memory. सॉरी। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारा है रोम। रोम की एब्रिविएशन है रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। These instructions can only be read but cannot be changed or deleted. कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उन्हें हम रीड तो कर सकते हैं लेकिन ना तो बदल सकते हैं और ना ही इसे रिमूव कर सकते हैं। It is not possible to write new information or instruction into the ROM. और ना ये मुमकिन है कि उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को रोम के अंदर कर सकें, तब्दील कर सकें। That is why it is also known as read-only memory. ROM stores data instruction permanently. When the power is switched off, the instructions stored in ROM are not lost. यानी कि रैम में क्या था कि जितने भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं वो जैसे ही सिस्टम स्विच ऑफ होता था और उसके अंदर जितना भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती थी वो लॉस हो जाती थी। लेकिन रोम के अंदर अगर सिस्टम स्विच ऑफ भी होता है तो उसके अंदर जितना भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस वगैरह पड़ी हुई हैं वो लॉस नहीं होंगी। इसी वजह से रोम को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। The information in ROM is stored by a manufacturer. When the computer is switched on, the instructions in ROM are automatically loaded into the memory of the computer. अच्छा जी, हम अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। एक है पी रोम। ठीक है, आप इधर देख भी रहे होंगे। तो पी रोम के मतलब पढ़ते हैं। पी रोम की एब्रीविएशन है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। This form of ROM is initially blank. The user or manufacturer can write data and program on it using physical device. The user can write data and instruction on it only once. If there is any error in writing the instruction, the error cannot be removed from PROM. The chip becomes unusable. यानी कि ये आप इस तरह समझ लें कि सबसे पहले जब ये आती है तो इसके अंदर ये ब्लैंक होती है। ठीक है, इसके अंदर डाटा जो है वो राइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त हम डाटा को राइट कर रहे होते हैं, अगर उस दौरान किसी किस्म का कोई एरर आ गया है या कोई एरर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ये वो एरर उसमें से रिमूव नहीं होगा। यानी कि वो अब हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी, जो कि पी रोम है। ठीक है, उसे वो चिप जो है ना वो हमें रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। उसके बाद है ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी एब्रीविएशन क्या है, मतलब फिर सुन ले, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। ये भी पी रोम की तरह पहले इनिशियली ब्लैंक होगी। द यूजर आर मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूज स्पेशल डिवाइस। द डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन it can be erased with special device using ultraviolet rays. The user then can write new program on it. यानी कि जो पहले हमने पढ़ी थी ना पी रोम, उसमें क्या था कि जिस वक्त हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस पे राइट करते थे ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरर आ गया तो वो उसके बाद वो एरर रिमूव नहीं हो सकता था। जैसे अब ये जो हमने दूसरी पढ़ी है ई पी रोम। ई पी रोम में क्या है कि हम उसे अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिमूव करके नए सिरे से जो है वो उस पर रीड
राइट कर सकते हैं कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम वगैरह। सॉरी। नेक्स्ट है EEPROM। अच्छा, इसकी एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। In this memory, user can raise and write instructions with the help of electrical pulse. If there is any error in writing the instructions, the user can raise the contacts electronically. The context of EEPROM can be modified easily। यानी कि इसका उससे भी ज़्यादा आसान है कि इलेक्ट्रिकल पल्स के जरिए डाटा को रिमूव वगैरह किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म का कोई एरर आ सकता है, आ जाए, तो उसको हम रिमूव करके दोबारा उसे राइट कर सकते हैं। आगे SRAM और DRAM की डिफरेंस आ गया। उसमें क्या है जी कि SRAM का है कि SRAM इट इज अ फास्टर दैन DRAM, इट इज अ स्लोअर दैन SRAM। ठीक है, इट इज मोर एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव। उसके बाद SRAM इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश, यानी कि SRAM को हम रिफ्रेश नहीं कर सकते, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है उसे रिफ्रेश करने की। DRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत है। इट यूटिलाइजेज लेस पावर, इसको कम पावर चाहिए, DRAM को ज़्यादा पावर चाहिए। और नेक्स्ट है जो SRAM है, इट होल्ड्स डाटा इन डिफाइनेटली एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज टर्न ऑन। और इसमें इट होल्ड्स डाटा डायनेमिकली नॉट इनडिफाइनेटली। और SRAM इट इज मोर कम्प्लेक्स एंड लेस कम्पैक्ट। और DRAM जो है वो इट इज लेस कम्प्लेक्स एंड मोर कम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है RAM और ROM का। RAM क्या है? RAM इज टेम्परेरी मेमोरी है और ROM इज परमानेंटली मेमोरी है। RAM क्या है जी कि वो the data is RAM can be changed and deleted, or ROM the instruction written in ROM cannot be changed or deleted। उसके बाद RAM की है the instruction in RAM change continuously as different programs are executed and new data is processed। जबकि ROM में it is not possible to write new information and instruction in ROM। RAM volatile memory है, जबकि ROM जो है वो non volatile memory है। उसके बाद RAM the instructions are written into the RAM at the time of execution, जबकि ROM में इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती हैं ROM में मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जिस वक्त इसको बनाया जा रहा होता है कंपनी के अंदर, उस वक्त इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है PROM और EPROM क्या है मतलब, यानी कि PROM इट इज अ प्रोग्रामेबल मेमोरी, जबकि EPROM है इट इज अरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसके बाद PROM में क्या है कि द यूजर कैन राइट इंस्ट्रक्शन ऑन PROM ओनली वंस, बल्कि EPROM में यूजर कैन राइट इंस्ट्रक्शन ऑन EPROM मैनी टाइम्स। और PROM में द इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द यूजर कैन नॉट बी इरेज्ड फ्रॉम PROM। PROM के अंदर अगर इंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर लिखी जाएंगी तो वो दोबारा रेज नहीं की जा सकती, लेकिन EPROM में वो रेज की जा सकती हैं। इसी तरह PROM में इट प्रोवाइड लेस यूजेबिलिटी एज इंस्ट्रक्शन आर रिटन ओनली वंस, और EPROM में इट प्रोवाइड मोर यूजेबिलिटी एज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन मैनी टाइम्स। अच्छा जी, अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है कैशे के अंदर, कैशे के मतलब। इसके मतलब पढ़ते हैं कि ये क्या है। कैशे pronounced cache is a small and very fast memory, कि एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है। It is designed to speed up the transfer of data and instruction। इसको इस तरह बनाया गया है कि ये एक बूस्ट दे दे डाटा के, जो कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है या इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर हो रही हैं उनको तेज कर दे। It is faster than RAM। The data and instructions that are most recently or most frequently used by CPU are stored in cache memory।
The data and instruction are retrieved from RAM when CPU used from for first time. A copy of the data or instruction is stored in cache. जो ये डाटा और इंस्ट्रक्शन CPU की तरफ जाते हैं उसकी एक कॉपी जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन की ये कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है. The next time the CPU needs the data or instruction it first look in cache. यानी कि जब दूसरी मरतबा CPU को इसी तरह का डाटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी तो वो सबसे पहले कैश की तरफ देखेगा. अगर कैश के अंदर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ से उसे एक्सेस कर लेगा. If the required data is found there, it is retrieved from cache memory instead of main memory. It speed up the working of CPU. यानी कि वो डायरेक्ट एक्सेस दे देता है. जो भी कॉपी वगैरह पड़ी हुई है अगर उधर मिल जाए तो बजाय उधर मेन मेमोरी की तरफ जाने के वो डायरेक्ट कैश मेमोरी से उसकी कॉपी लेकर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. इस वजह से CPU की स्पीड में भी इजाफा होता है. तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ही था, कैश तक. और इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा. इसमें किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि नंबर आपको दे दिया हुआ है तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं. और किसी किस्म की कोई क्वेरी वगैरह होगी तो इंशाल्लाह उसे मैं सोल्व करूँगा. और ये बात एक और बता दूँ कि ये आपके साथ ऑनलाइन टेस्ट भी होने हैं, इसलिए ये इसे साथ साथ याद करें. और आप का जब भी ये टेस्ट वगैरह होगा साथ साथ मैं इसका पेपर भी आपको सेंड किया करूँगा. और वो पेपर आपने सारी बात वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे कॉलेज में किस दिन जमा करवाना, उस दिन आगे पेपर आपने जमा करवाया करना है. आज के लिए सिर्फ इतना ही था. थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.